हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम 10th स्टैंडर्ड का साइंस पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इस चैप्टर की स्टडी करेंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एलिमेंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, दोबेराइनस ट्राइड्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स एंड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि लाइब्रेरी की बुक्स हो या शॉप्स में रखा सामान, सबको अरेंज करके रखना पड़ता है। हमारे सराउंडिंग की सब चीज़ें अरेंज होती है ताकि लाइफ इजी हो जाए। इसी तरह हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट एलिमेंट्स को भी प्रॉपरली क्लासीफाई करना बहुत ज़रूरी है ताकि उनकी स्टडी करना ईजी हो जाए। इसी सोच के चलते साइंटिस्ट ने एलिमेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ ढूंढना शुरू कर दिया। क्या आप जानते हो, स्टार्टिंग में इन एलिमेंट्स को मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में क्लासीफाई किया गया। फिर इनकी एक नई क्लास मेटलॉइड भी बनाई गई। फिर साइंटिस्ट ने सोचना शुरू कर दिया कि एलिमेंट्स को इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सॉलिड, लिक्विड, गैस के बेस पर क्लासीफाई किया जाए या इनकी डेंसिटी के बेस पर। तो आइए अब हम डिफरेंट साइंटिस्ट के डिफरेंट थेरीज देखेंगे। ये जो साइंटिस्ट है दोबेराइनर, ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे। 1817 में दोबेराइनर ने सजेस्ट किया कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू देयर एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मास किसे कहते हैं बच्चों, ये तो आप सब जानते ही हो। फिर भी शॉर्ट में हम एक बार एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास देख लेंगे। ये है एटम का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के बाहर होते हैं शेल्स एंड शेल्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों, न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर शेल्स में घूमते रहते हैं। तो बच्चों, न्यूक्लियस में प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही हम एटॉमिक नंबर कहते हैं एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को एटॉमिक मास कहा जाता है। दोबेराइनर ने एटॉमिक मास को ही एलिमेंट की सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताया। उन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टीज़ रखने वाले तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए एंड उन्हें ट्राइड्स का नाम दिया। उन्होंने एक ट्राइड में तीन एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखकर बताया कि मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास अदर टू एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के मीन के इक्वल होता है। तो चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। लिथियम एंड पोटेशियम के एटॉमिक मास का एडिशन करके उसे 2 से डिवाइड करने पर हमें लिथियम एंड पोटेशियम का मीन मिलेगा। 39.1 एंड 6.9 का एडिशन 46 है। इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो 23 आंसर आता है। 23 ये वैल्यू सोडियम के एटॉमिक मास की वैल्यू के इक्वल है। मतलब मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास अदर टू एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के मीन के बराबर है। तो बच्चों, अब आप लोग क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन को सॉल्व करके देखिए कि ये दोबेराइनस ट्राइड्स है या नहीं है। बट दोबेराइनर ट्राइड्स को एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि दोबेराइनर ट्राइड्स में उस वक्त के सभी नॉन एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन नहीं हो सका। वो सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स के ग्रुप बना सके जिन पर ट्राइड्स को अप्लाई किया जा सकता था। फिर एक इंग्लिश केमिस्ट जॉन न्यूलैंड्स ने एक अलग ढंग से एलिमेंट्स के मासेस एंड उनकी प्रॉपर्टीज़ को कोरिलेट किया। कैसे, चलिए देखते हैं। 1866 में न्यूलैंड्स ने उस वक्त के सभी नॉन एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, जिसकी शुरुआत सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन से हुई एंड थोरियम पर हुआ। न्यूलैंड्स ने एलिमेंट्स को म्यूज़िक के सुरों के साथ कंपेयर किया। वो कैसे, हम आगे देखेंगे, पर पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या आपने कभी पियानो बजाया है? आपने वेस्टर्न म्यूज़िक के 7 नोट्स डू, रे, मी, फा, सो, ला, टी एंड इंडियन म्यूज़िक के 7 सुर सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा तो सुना ही होगा, जिसमें
सा से शुरू होकर नोट्स की फ्रीक्वेंसी नी तक बढ़ती जाती है। इसके बाद ओरिजिनल सा के डबल फ्रीक्वेंसी से अगेन सा आता है। मतलब 7 सुर कंप्लीट होने के बाद सुर फिर से रिपीट होते हैं। इन 7 सुरों के सेट को ऑक्टेव्स कहा जाता है। न्यूलैंड्स ने ऑब्जर्व किया कि एलिमेंट्स को जब उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाए तो जिस तरह 8वां सुर सा पहले सुर सा के सिमिलर होता है, उसी तरह हर 8वें एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पहले एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के सिमिलर होती है। और इस तरह उन्होंने एक टेबल फॉर्म किया जिसमें सबसे पहले म्यूजिकल नोट्स हैं सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। फिर एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा, जिसमें सबसे पहले है हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, देन बोरॉन, देन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। पर जब फ्लोरीन को अरेंज करने की बारी आई तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि फ्लोरीन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हाइड्रोजन जैसी है, इसलिए उन्होंने फ्लोरीन को हाइड्रोजन के नीचे रखा। फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सोडियम की केमिकल प्रॉपर्टीज़ लिथियम की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के सिमिलर है, इसलिए उन्होंने सोडियम को लिथियम के नीचे रखा। इसी तरह मैग्नीशियम बेरिलियम के नीचे आ गया और इस तरह एक के बाद एक एलिमेंट्स को अरेंज करके एक टेबल तैयार किया। क्योंकि एवरी 8 एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ शो करता था, इसलिए उन्होंने इसे ऑक्टेव का नाम दिया। इसी को न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहा जाता है। बट न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के भी कुछ लिमिटेशंस थे। नंबर 1, ये लॉ सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। नंबर 2, न्यूलैंड्स ने सभी नोन एलिमेंट्स को 56 बॉक्सेस में फिट करने के लिए कुछ बॉक्सेस में 2-2 एलिमेंट्स भी रख दिए। फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट एंड निकल एंड सीरियम एंड लैंथेनियम। इसके अलावा उन्होंने कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को एक ही सुर के नीचे रखा। फॉर एग्जाम्पल न्यूलैंड्स ने कोबाल्ट एंड निकल मेटल्स को क्लोरीन ब्रोमीन हैलोजेंस के साथ रखा एंड कोबाल्ट एंड निकल के सिमिलर प्रॉपर्टीज़ रखने वाले फेरस को उनसे दूर नॉन मेटल्स ऑक्सीजन एंड सल्फर के साथ रखा। इसी तरह बाद में डिस्कवर्ड न्यू एलिमेंट्स को टेबल में फिट नहीं किया गया क्योंकि उन पर यह लॉ एप्लीकेबल नहीं था। तो बच्चों, दोबेराइनर ट्राइड्स एंड न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दोनों फेल हो गए, इसलिए फिर से क्लासिफिकेशन के डिफरेंट मेथड्स की ज़रूरत महसूस हुई। कुछ वक्त बाद एक रशियन साइंटिस्ट दिमित्री मेंडलीव ने 1869 से 1872 के पीरियड में एक पीरियोडिक टेबल डेवलप किया और तहलका मचा दिया। मेंडलीव ने एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी मानकर उस वक्त के ऑल 63 नोन एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया एंड उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर एक पीरियोडिक टेबल बनाया। पीरियोडिक टेबल ऑर्गेनाइज करते टाइम उन्होंने एलिमेंट्स को हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया। रिएक्शन के टाइम उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ एलिमेंट्स एंड उनके कंपाउंड्स सिमिलर प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिथियम एंड सोडियम दोनों चमकीले एंड सॉफ्ट मेटल्स हैं, मतलब दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर है। इसी तरह दोनों मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाते हैं, जैसे लिथियम ऑक्साइड एंड सोडियम ऑक्साइड, एंड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड्स बनाते हैं, जैसे लिथियम हाइड्राइड एंड सोडियम हाइड्राइड। सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से मेंडलीव ने इन्हें एक ग्रुप में रखा। इस तरह बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होने की वजह से इन्हें भी एक ग्रुप में रखा। मेंडलीव ने इस तरह के कुछ और ग्रुप्स बनाए जिससे टेबल फॉर्म किया। टेबल फॉर्मेशन के टाइम उन्होंने इस बात का भी ख्याल रखा कि एलिमेंट्स
इनकी एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहे। फॉर एग्जांपल, लिथियम का एटॉमिक मास 6.94 है एंड बेरिलियम का एटॉमिक मास 9.01 है, जो लिथियम के एटॉमिक मास से ज़्यादा है। बोरॉन का एटॉमिक मास 10.8 है, जो बेरिलियम के एटॉमिक मास 9.01 से ज़्यादा है। मेंडलीव ने फाइंड किया कि डेफिनेट इंटरवल के बाद फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती है। फॉर एग्जांपल, सोडियम लिथियम एलिमेंट के नीचे 6 एलिमेंट्स के बाद आता है। इसी तरह पोटेशियम सोडियम के नीचे फिर से 6 एलिमेंट्स के फिक्स इंटरवल के बाद आता है। ये बिल्कुल पेंडुलम की एग्जाम्पल की तरह है, जो अपना मोशन डेफिनेट इंटरवल में रिपीट करता है और ऐसी मोशन पीरियोडिक होती है। जस्ट लाइक इट, जब एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट करने वाला ये पैटर्न भी पीरियोडिक था। ऑन द बेसिस ऑफ दिस पीरियोडिक पैटर्न, मेंडलीव ने एक लॉ बताया दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। एंड इस तरह एक टेबल फॉर्म किया। क्योंकि ये टेबल एलिमेंट्स के पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड था, इसलिए इसका नाम पीरियोडिक टेबल रखा गया। इस टेबल में वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप कहते हैं एंड हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड कहते हैं। इस टेबल के कुछ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स भी थे, तो चलिए अब इस टेबल के मेरिट्स देखते हैं। नंबर 1, मेंडलीव ने अपने लॉ को उस वक्त के ऑल नोन एलिमेंट्स पर अप्लाई किया एंड ये कहा कि आज तक की सारी इंफॉर्मेशन फाइनल नहीं है, इसमें चेंजेस हो सकते हैं। नंबर 2, मेंडलीव ने कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को फिर से करेक्ट किया और उन्हें प्रॉपर प्लेस पर रखा। फॉर एग्जांपल, बेरिलियम का एटॉमिक मास पहले 14.09 माना जाता था, लेकिन मेंडलीव ने इसे करेक्ट करके 9.01 किया और बेरिलियम को बोरॉन से पहले रखा। अच्छा, ज़रा टेबल को गौर से देखिए। क्या आपको इसमें कुछ अजीब नज़र आ रहा है? बिल्कुल सही, टेबल में कुछ प्लेसेस हैं जहां कोई एलिमेंट नहीं है। इस टेबल की एक खूबी ये भी थी कि इसमें मेंडलीव ने उस वक्त तक जो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे उनके लिए वैकेंट प्लेसेस छोड़ दी थी और इनमें से 3 अननोन एलिमेंट्स को उनके ऊपर के एलिमेंट्स के नाम पर नाम दिए और उनका एटॉमिक मास भी इंडिकेट किया। फॉर एग्जांपल, एक एलिमेंट का नाम एका बोरोन रखा एंड एटॉमिक मास 44 इंडिकेट किया। दूसरे एलिमेंट का नाम एका एल्यूमिनियम रखा और एटॉमिक मास 68 इंडिकेट किया एंड थर्ड एलिमेंट का नाम एका सिलिकॉन रखा एंड एटॉमिक मास 72 इंडिकेट किया। बाद में इनके नाम स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम रखे गए और ख़ास बात तो ये थी कि इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ मेंडलीव के प्रिडिक्टेड प्रॉपर्टीज़ के बिल्कुल मैच होती थी। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल में नोबल गैस के लिए जगह नहीं छोड़ी गई थी, लेकिन 19th सेंचुरी के एंड में जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुए तो मेंडलीव ने ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब किए बिना 0 ग्रुप बनाया एंड उनमें नोबल गैसेस फिट कर दिए। तो बच्चों, ये मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के कुछ मेरिट्स थे। अब हम देखेंगे कि इस टेबल के डीमेरिट्स क्या क्या थे। कोबाल्ट एंड निकल के एटॉमिक मास पर ध्यान दें तो कोबाल्ट का एटॉमिक मास निकल के एटॉमिक मास से ज़्यादा है, फिर भी कोबाल्ट को निकल से पहले रखा गया। इनका सीक्वेंस टेबल में क्लियर नहीं था। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल बनने के बहुत टाइम बाद आइसोटोप्स डिस्कवर हुए एंड इसलिए आइसोटोप्स का प्लेस भी पीरियोडिक टेबल में डिफाइन नहीं था। आइसोटोप्स किसे कहते हैं बच्चों, आपको बता देती हूँ। अगर हम कार्बन को लेते हैं तो कार्बन के 2 आइसोटोप्स हैं, C13 एंड C14। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 एंड एटॉमिक मास 12 है। एटॉमिक मास मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का एडिशन। कार्बन के 2 आइसोटोप्स हैं, C13
एंड C14। C13 में कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 ही होता है, बट इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 होते हैं, जिसकी वजह से प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का एडिशन 13 हो जाता है, जिसकी वजह से इसका एटॉमिक मास ओरिजिनल कार्बन के एटॉमिक मास से चेंज हो जाता है। इसी तरह C14 में भी कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 ही होता है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8 होते हैं, जिसकी वजह से प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का एडिशन 14 होता है, इसलिए इसका भी एटॉमिक मास चेंज हो जाता है। C13 एंड C14 कार्बन के ही आइसोटोप्स है, इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी कार्बन की तरह ही होती है। ऐसे एलिमेंट्स जिनके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो बट एटॉमिक मासेस डिफरेंट हो, इन्हें आइसोटोप्स कहते हैं। क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज सेम होने की वजह से इन्हें एक ही ग्रुप में रखना चाहिए, या डिफरेंट एटॉमिक मासेस होने की वजह से डिफरेंट ग्रुप में रखना चाहिए, ये तय कर पाना मुश्किल था। इस कश्मकश की वजह से आइसोटोप्स को टेबल में कौन सी जगह दी जाए, ये एक बड़ा मसला था। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल की एक खामी ये भी थी कि जब एलिमेंट्स को इनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया तो एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ते थे। फॉर एग्जांपल, सोडियम एंड मैग्नीशियम के एटॉमिक मास के बीच में 1.3 यूनिट्स का डिफरेंस है। उसी तरह मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम के बीच में मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम के एटॉमिक मासेस के बीच में 2.7 यूनिट्स का डिफरेंस है। एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन के एटॉमिक मासेस के बीच में 1.1 यूनिट्स का डिफरेंस है। मतलब ये है कि हर दो एलिमेंट्स के बीच में मतलब ये है कि हर दो एलिमेंट्स के बीच का डिफरेंस यूनिफॉर्म नहीं है। इसलिए 2 एलिमेंट्स के बीच में कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो सकते हैं, मेंडलीफ ने ये प्रेडिक्ट नहीं किया था। इसके अलावा टेबल में हाइड्रोजन का पोजीशन क्लियर नहीं था। हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हेलोजन्स, जो कि सेवेंथ ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इनके सिमिलर थी। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2 है, तो हेलोजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सिमिलर है, मतलब Cl2 है। इसी तरह हाइड्रोजन मेटल्स के साथ बनाता है NaH एंड हेलोजन्स, फॉर एग्जांपल क्लोरीन, ये भी मेटल्स के साथ बनाता है NaCl। इसके अलावा हाइड्रोजन एंड क्लोरीन दोनों नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करके सिमिलर केमिकल फार्मूला बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन कार्बन के साथ CH4 बनाता है, जिसमें 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन्स है। इसी तरह क्लोरीन CCl4 बनाता है, जिसमें 1 कार्बन एंड 4 क्लोरीन है। जिस तरह हाइड्रोजन एंड हेलोजन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है, उसी तरह हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स की भी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। तो चलिए हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स के कंपाउंड्स का भी कंपैरिजन करके देख लेते हैं। हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ बनाता है HCl, इसी तरह सोडियम क्लोरीन के साथ बनाता है NaCl। यहाँ दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सिमिलर है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बनाता है H2O, इसी तरह सोडियम ऑक्सीजन के साथ बनाता है Na2O। इसके अलावा हाइड्रोजन सल्फर के साथ बनाता है H2S एंड सोडियम सल्फर के साथ बनाता है Na2S। मतलब सोडियम एंड हाइड्रोजन के केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर है। इन प्रॉपर्टीज़ पर गौर करें तो ये डिसाइड कर पाना मुश्किल है कि हाइड्रोजन को अल्कली मेटल्स के ग्रुप 1 में रखा जाए या हेलोजन्स के ग्रुप 7 में। इसलिए मेंडलीफ ये डिसाइड नहीं कर पाए कि हाइड्रोजन को कौन सा पोजीशन दे। तो ये मेंडलीफ के कुछ डिमेरिट्स थे जो आप समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने दोबेराइनर ट्रायड्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल
इन टॉपिक्स की स्टडी की है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने मिलेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करें। गुड बाय।